हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के ऊपर। पार्ट 5 जो बताता है यूनियन यानी कि उसकी ड्यूटीज के बारे में, संघ या केंद्र सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हमारा जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा वो रहेगा देश का प्रेसिडेंट। यहां पर आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद को, जो बने देश के 14वें प्रेसिडेंट, और या ये कह लीजिए एट प्रेजेंट ये इंडिया के 14वें प्रेसिडेंट हैं। और देश के पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, जो कि बिहार से थे। क्लियर है? देखिए, ये हमारी पॉलिटी की सीरीज का 9th वीडियो है, याद रखना। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी। सेकंड के अंदर हम लोगों ने कवर किया था नेशनल सिनेरियो, नेशनल फ्लैग। थर्ड के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना। फोर्थ के अंदर हमने पढ़ा था शेड्यूल्स, अनुसूचियां। पांचवी वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था पार्ट 1। छठी वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था संविधान का पार्ट 2। और सातवीं वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में था। आठवीं वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 4 और पार्ट 4A। क्लियर? और ये 9th वीडियो है, इसमें हम संविधान का पार्ट 5 पढ़ेंगे। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई पार्ट 5 है क्या। पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आते थे 1 से लेकर 4 तक। पार्ट 2 के अंदर अनुच्छेद आते थे 5 से लेकर 11 तक। पार्ट 3 के अंदर अनुच्छेद आते थे 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 4 के अंदर अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक। पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, इसमें आता है आर्टिकल 51A। तो ये पार्ट 5 है, और पार्ट 5 के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं आर्टिकल 52 से लेकर 151। और इनमें से जो मुख्य आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। आर्टिकल 52 62 तक ये मुख्य तौर पर बताता है प्रेसिडेंट के बारे में, और प्रेसिडेंट के ऊपर मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूं, और ये प्रेसिडेंट की वीडियो का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम देखेंगे प्रेसिडेंट होता क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है। क्लियर? और सेकंड वीडियो के अंदर हम प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट यानी कि महादोष के बारे में देखेंगे, प्लस प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स के बारे में देखेंगे। ये पहली वीडियो है, ठीक है जी। क्लियर? अब जरा मैं ध्यान से आपको एक एक चीज पूरी डिटेल में बताऊंगा, जरा ध्यान से समझना। कॉपी पेन खोल लीजिए। सबसे पहले देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां से शुरू कर लेते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुख्यतः 3 पिलर हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पिलर हैं, यानी कि 3 खंबे हैं हमारे संविधान के। पहला खंबा है हमारे संविधान का एग्जीक्यूटिव, जिसे आप सरल भाषा में कार्यपालिका बोलते हैं, जिसे हम लोग सरल भाषा में कार्यपालिका बोलते हैं। क्लियर? दूसरा है हमारे पास लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसे हम सरल भाषा में व्यवस्था पालिका बोलते हैं, या ये कह लीजिए ये होती है लॉ मेकिंग बॉडी, जिसका काम होता है कानून बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगा। तीसरी होती है जुडिशरी, तीसरा पिलर होता है जुडिशरी, जिसको आप बोलते हैं न्यायपालिका। बात क्लियर होगी? न्यायपालिका। अब लेजिस्लेचर जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट के अंदर विधानसभा, विधान परिषद, ये सब जो है लेजिस्लेचर में आती हैं, जिनका मेन काम होता है देश के अंदर कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव जैसे कि एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति। अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात है तो प्रेसिडेंट, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। फिर आपके पास आएगा प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री। और फिर आपके पास आएगा काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल एक तरीके का। ठीक है, फिर आपके पास आता है अटॉर्नी जनरल। इनके बारे में हम सब देखेंगे, नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल ये सब जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है, यानी कि केंद्र सरकार के एग्जीक्यूटिव के बारे में है। ठीक है, जुडिशरी के अंदर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, क्लियर, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
वगैरह वगैरह, सेशन कोर्ट, ये सब जुडिशरी के अंदर आने वाले हैं। आज का हमारा जो हिस्सा है वो इसके ऊपर खड़ा है, यूनियन के ऊपर, जिसको आप बोलते हैं पार्ट 5। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर 151। क्लियर? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151। क्लियर होगी बात? अब जरा देखते हैं आगे इस हिस्से को। ये अभी हम लोग नहीं शुरू करने वाले, ना लेजिस्लेचर ना जुडिशरी, पहले हम यूनियन वाला काम कंप्लीट करेंगे। अब आगे आ जाओ। एग्जीक्यूटिव में मेनली सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव में नंबर 1 पे आता है जी, ध्यान से समझिएगा, आपके पास प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के पास फिर आएगा पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पे आएगा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। ठीक है, फिर आपके पास आएगा प्रधानमंत्री, फिर आपके पास आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आता है आपके पास अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं, देश का पहला कानून अधिकारी। ये होते क्या जब इनका समय आएगा देखेंगे। अब भाई प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक आता है। आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 63 से लेकर 73 बात करता है उपराष्ट्रपति के बारे में, चुनाव, इंपीचमेंट वगैरह वगैरह। क्लियर? 74 आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ये बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल के बारे में। क्लियर हो गया? आर्टिकल 76 यानी कि 76 ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। क्लियर होगी बात क्या नहीं होगी? ठीक है, आर्टिकल 77 टू आर्टिकल 78 यानी कि 77 से लेकर आर्टिकल 78 तक ये बात करते हैं हमारे पास प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन के बारे में। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रिलेशन क्या होगा, कैसे होगा, उनके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? और आज का हमारा जो मेन सेंटर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट है, यानी कि हम लोग सिर्फ आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो यूनियन है ये जो है पूरा 52 से लेकर 151 तक जाता है। क्लियर है? यहां पर आपको मैंने 78 तक बता दिया। 78 के बाद जो आर्टिकल 79 होगा वो भाई लेजिस्लेचर का होगा। आर्टिकल 79 से लेकर 123 ये हमारी लेजिस्लेचर का होगा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में पता चलेगा। क्लियर होगी बात? आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक। उसके बाद आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 ये बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आर्टिकल 52 से 78 तक एग्जीक्यूटिव बात करता है। ये हमारे संविधान के 3 पिलर हैं। ठीक है, 79 से 123 लेजिस्लेचर बात करता है, 124 से 147 जो है जुडिशरी के बारे में बात करता है। ठीक है, जो पीछे 3 आर्टिकल बच गए हमारे पास, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक ये बात करता है सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी के बारे में। और 151 के बाद यूनियन खत्म हो जाएगा, फिर स्टेट की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। खैर, ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, ये जब मेरे पास पीसीएस वाले बच्चे पढ़ने आते हैं ऑफलाइन, उनको बना के दिखाता हूं मैं ये टेबल। खैर, आज का हमारा जो मेन सेंट्रल पॉइंट है भाई लोगों, वो है हमारा देश का प्रेसिडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि प्रेसिडेंट को कैसे और कब कैसे चुना जाता है। ओके, तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर जिसे देश का राष्ट्रपति भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 52 से लेकर लगभग 62 तक मेनली प्रेसिडेंट के बारे में है।
सबसे पहले आता है आर्टिकल 51 अनुच्छेद, आर्टिकल 52 सबसे पहले आता है आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? कहता है जी देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में हर वक्त एक राष्ट्रपति होगा। ए का मतलब है सिर्फ एक, क्योंकि कई ऐसे मुल्क हैं जैसे स्विट्जरलैंड जहां पर एक से ज्यादा प्रेसिडेंट होते हैं कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा और राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। उसके बाद आता है आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। अब भाई साहब आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। इसका मतलब क्या है कि जो संघ है यानी कि जो केंद्र है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो देश के राष्ट्रपति से निर्वाचित है, यानी कि जो हमारा यूनियन है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिकी शक्तियां हैं, वो देश के राष्ट्रपति से निर्वाचित हैं, देश के राष्ट्रपति से आती हैं। और उसके बाद आता है सबसे जरूरी आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55। ये बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें बताया गया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाके करना है तो ध्यान से समझना, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपने सारी वीडियो ध्यान से सुनी हो तो आपको यह पता होगा कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये हमने आयरलैंड यानी कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड से बोरो करी है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे इसलिए समझाता हूं क्योंकि यहां पर एक एक चीज जो है लिख के समझ आ जाती है, स्लाइड में सारी चीजें नहीं बताई जाती। सबसे पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रक्रिया 54-55 में आती है। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? राष्ट्रपति के पद की उल्लेखना संविधान के किस अनुच्छेद में है? द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट डिस्क्राइब्ड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज आर्टिकल 52। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर द आर्टिकल ऑफ 54 एंड 55। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? 54 और 55 के तहत, जो कि आयरलैंड के संविधान से जो है कह सकते हैं इंस्पायर्ड है। क्लियर है? अब सबसे पहला जो भारी भरकम शब्द आपको मेथड ऑफ इलेक्शन का प्रेसिडेंट का याद रखना है वो है इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले याद रखना कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेंगे। द इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है। इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली होता क्या है, यहां लिखूंगा नहीं, समझा देता हूं। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों पर शासन करने के लिए राष्ट्रपति को चुना जा रहा है वो कभी भी उसके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। फिर से सुनो, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों पर शासन करने के लिए देश के राष्ट्रपति को चुना जा रहा है वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अब वो शासन किस पे करेगा? आपके और मेरे ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर। तो कॉमन मैन जो है, आम आदमी जो है, वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता। क्लियर होगी बात के नहीं होगी? ठीक है, और जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, हम लोग तो नहीं लेते, तो कौन लेते हैं वो मैं बताऊंगा। जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं दे आर नोन एज इलेक्टोरल कॉलेज। उन सबको सामूहिक तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब दोज पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ सदस्य ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ
कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया 54 ਤੇ 55ਵੇਂ अनुच्छेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਦस्य ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सामूहिक तौर पे इलेक्टोरल कॉलेज किया जाता है। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब ये सारा रब कर रहा हूं, इसमें कुछ पूछना तो नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है, यानी कि कौन कौन बंदे हैं जो राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन में जो है वोट देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ध्यान से समझने वाली बात है। सबसे पहले किसी भी पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर दो तरीके के सदस्य होते हैं। एक होते हैं जिनको लोग चुनते हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है इलेक्टेड मेंबर्स। एक होते हैं जिन्हें नामजद किया जाता है, उनको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉइंटेड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राज्यसभा के अंदर आपको मैंने बताया था कि लगभग 238 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड या नामजद होते हैं। तो जब भी मैं चुने हुए सदस्यों की बात करूंगा मैं इलेक्टेड शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जब भी मैं नामजद या नियुक्त किए हुए सदस्य की गल करूंगा तो मैं अपॉइंटेड शब्द का इस्तेमाल करूंगा। सब तो पहला इलेक्टोरल कॉलेज दे विच सब तो पहला कौन पार्टिसिपेट करता है? नंबर 1 सब तो पहला गल आंदी है जी पार्लीमेंट की, देश की संसद की। उरे मेरा मतलब पार्लीमेंट का मतलब है लोक सभा प्लस राज्यसभा। क्लीयर, लोक सभा के भी मैंबर होंगे ने, राज्यसभा के भी मैंबर होंगे ने, इन्हों असी MP कह रहे हैं, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। क्लियर होगी बात? इनको हम क्या बोल देते हैं? MP बोल देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के अंदर इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चुने हुए मेंबर होते हैं। क्लियर है? प्लस अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। राज्यसभा के अंदर अपॉइंटेड मेंबर होते हैं जैसे ऊपर बताया मैंने। ठीक है, देखिए अभी कुछ समय तक लोकसभा में भी 2 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था। अभी तक कुछ समय पहले लोकसभा के अंदर भी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था जिनको बोलते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन अब उनकी रिजर्वेशन को ठीक है हटा दिया गया है। यह अगली वीडियो के अंदर या जब भी इसका मुद्दा आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन जो नामजद या नियुक्त मेंबर हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। पहली बात तो क्या याद रखनी है? क्लियर, जो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। पार्लियामेंट 2 हिस्सों से है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, पार्लियामेंट से मेरा मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ये दोनों मिलके वोट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। राज्यसभा के जो अपॉइंटेड मेंबर होते हैं 12, वो वोट नहीं करते। क्लियर, कुछ समय तक लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, जिनको 2 एंग्लो इंडियन मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, इनकी जो रिजर्वेशन है इनको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो कहने का यहां पर मेन मुद्दा क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए व्यक्ति ही राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। प्लस ठीक है, आगे आ जाओ, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। क्लियर, हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर असेंबली है, हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर असेंबली है, जिसको आप हिंदी में या सरल भाषा में विधानसभा बोलते हैं। हर एक स्टेट के अंदर विधानसभा होती है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो 28 स्टेट्स के अगेन इलेक्टेड जो मेंबर होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरे नंबर पर कौन कौन आता है? पहले नंबर पे मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। क्लियर, उसके बाद 28 स्टेट्स के अंदर विधानसभा होती है जिसे लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हैं। इनके इलेक्टेड मेंबर्स ओनली राष्ट्रपति के चुनाव में कान में एक बात पक्के तौर पर बिठा लो कि भाई सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर होगी? 28 स्टेट्स की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर। अब क्वेश्चन ये उठता है
कि सर जी आपने इलेक्टेड इलेक्टेड लगा रखा है, वाई इलेक्टेड ओनली, वाई नॉट अपॉइंटेड, सिर्फ चुने हुए मैंबर ही राष्ट्रपति के चुनाव ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों हिस्सा ਲੈਂਦੇ ਨੇ, नियुक्त क्यों नहीं ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 57, अनुच्छेद 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ एलिजिबल है। री इलेक्शन लड़ने वास्ते क्या है, एलिजिबल है। इंडिया में राष्ट्रपति जो है री इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब कि जे तुसी एक बार राष्ट्रपति बन गए देश का तो दूसरी बार भी बन सकते हो, तीसरी बार भी बन सकते हो, चौथी बार भी बन सकते हो, ठीक है। संविधान दे विच कुछ नहीं लिखा हुआ भी एक बंदा कितनी बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है। जिमें यूएसए दे विच हुंदा है कि एक बार बंदा सिर्फ 2 बार ही देश का राष्ट्रपति बन सकता है, उस तो बाद नहीं बन सकता। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 57 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर द ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ द ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, जब 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋविंद ਆ, देश का 14वां प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। क्लियर। रामनाथ कोविंद ने 12 सदस्य अपॉइंट किए राज्यसभा के अंदर। क्लियर है। अब जब इसका 5 साल खत्म होगा, ये मान लो दूसरी बार के लिए फिर इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया। अगर ये 12 बंदे हम अलाउ कर देते हैं रामनाथ कोविंद के लिए, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे कि भाई रामनाथ कोविंद जी ने तो पहले हमें अपॉइंट किया था। तो मतलब क्या है, यहां पर एक कई चांस है कि भाई जो 12 बंदे राष्ट्रपति पहले अपने आप से नॉमिनेट करके गया है वो इनको फेवर करें। तो यहां पर जो है एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है। तो इसलिए अपॉइंटेड मेंबर को राष्ट्रपति के इलेक्शन से हटा दिया गया है। मेरी बात समझ गए। मान लो एक बंदा इस वक्त प्रेसिडेंट है, उसने 12 बंदे राज्यसभा में अपॉइंट कर दिए जो उसकी शक्ति है। अब दूसरी बार वो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया। अगर अपॉइंटेड बंदों को अलाउ कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जिन 12 को वो अपॉइंट करके गया था तो वो बंदे उसको फेवर कर सकते हैं। इसलिए अपॉइंटेड मेंबर को हम लोगों ने राष्ट्रपति के इलेक्शन में टाई फिश बोल दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, 28 स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसमें भी आगे बहुत बड़ा खोपचा है, इसमें भी आगे बहुत बड़ी जो है एक गेम है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये जो आपने ये देखा ना लेजिस्लेचर, अगर असेंबली साथ में लग जाए तो विधानसभा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। एक होती है लेजिस्लेचर, मैं सिर्फ लेजिस्लेचर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हिंदी में बोलते हैं विधानमंडल, हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग विधान मंडल। विधानमंडल 2 चीजों का होता है। एक होता है लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा, एक होता है लेजिस्लेचर काउंसिल या विधान परिषद। क्लियर। एक होता है लेजिस्लेचर असेंबली, एक होता है लेजिस्लेचर काउंसिल। जिन स्टेट्स में, जितनी भी भारत में स्टेट हैं, जैसे 28 स्टेट हैं, हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर असेंबली होगी ही होगी। ये पक्का है, फिक्स। ठीक है। हर एक स्टेट के अंदर विधानसभा या लेजिस्लेचर असेंबली होगी ही होगी। इन 28 में से 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर असेंबली यानी कि विधानसभा के साथ साथ लेजिस्लेचर काउंसिल यानी कि विधान परिषद भी होता है। ध्यान से समझना। भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में हर एक स्टेट में लेजिस्लेचर असेंबली होगी ही होगी, विधानसभा होगी ही होगी। 28 में से 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, लेजिस्लेचर असेंबली के साथ लेजिस्लेचर काउंसिल भी होता है। क्लियर होगी बात। ठीक है जी। जो लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। और जो विधान परिषद लेजिस्लेचर काउंसिल के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। तो याद रहे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमएलए यानी कि विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। विधान परिषद यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी कि वो 6 स्टेट जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य भी हैं, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन उठता है कि किन किन स्टेट में हमारे पास जो है विधान परिषद है। आगे बढ़ते हैं।
क्लियर होगी बात। अभी मैंने आपको बताया एक होती है लेजिस्लेचर असेंबली या विधानसभा, एक होती है लेजिस्लेचर काउंसिल यानी कि विधान परिषद। हर एक स्टेट में 28 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर असेंबली होगी ही होगी। इन 28 में से 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर असेंबली यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे। जहां पर सिर्फ लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसे बोलते हैं यूनिकैमरल। यूनिकैमरल क्लियर होगी बात, ओके है। और जहां पर लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल दोनों होंगे उसे बोलेंगे बाईकैमरल, दोहरा सदन। यहां पर आएगा एका सदन या कहरा सदन, यहां पर आएगा दोहरा सदन। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब में सिर्फ पंजाब विधानसभा है तो पंजाब यूनिकैमरल है। 6 स्टेट ऐसी हैं जो बाईकैमरल है। कौन कौन सी है देखिए, पहले हुआ करते था, मैंने एक फॉर्मूला बनाया था ताज कुंभ याद रखने का। टी से है तेलंगाना, तेलंगाना। ए से है आंध्र प्रदेश, जे से हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, ये हुआ करता था अब नहीं है। के से है कर्नाटका, यू से है जी आपके पास उत्तर प्रदेश, एम से आपके पास महाराष्ट्र, बी से आपके पास बिहार। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर का पूर्ण गठन कर दिया। लद्दाख अलग कर दिया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर अलग कर दिया। तब से जम्मू एंड कश्मीर बाईकैमरल की कैटेगरी में से निकल गया। तो अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ ताकुंभ, ताकुंभ। तो ये वो 6 सदस्य हैं जहां पर बाईकैमरल है, पंजाब के अंदर यूनिकैमरल है। तो इन 6 स्टेट जहां पर बाईकैमरल है या विधान परिषद है, तो बारी बारी बोल रहा हूं, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में कभी भी हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, सेंटर से आएंगे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट से आएंगे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, जिनको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। एमएलसी पार्टिसिपेट नहीं करते। आपके पास सेंटर होगी, आपके पास स्टेट होगी, तो भाई साहब तीसरे नंबर पर आपके पास बचा यूटी, यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय शासित प्रदेश, केंद्रीय शासित प्रदेश। अब आपको मैंने बताया था कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव को इकट्ठा करने के बाद। पिछली वीडियो अगर सुनी है ढंग से, इन 8 में से 2 यूनियन टेरिटरी ध्यान से समझना, एक है दिल्ली और एक है हमारे पास पुडुचेरी। एक दिल्ली है और एक क्या है, पुडुचेरी। इन दोनों के अंदर लेजिस्लेचर असेंबली होती है। वैसे यूटीज में लेजिस्लेचर असेंबली नहीं होती। चंडीगढ़ का कोई सीएम है, चंडीगढ़ की कोई विधानसभा है, नहीं है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, सीएम तभी आएगा अगर वहां पर लेजिस्लेचर असेंबली है। एमएलए मिलके सीएम चुनेंगे, लेजिस्लेचर असेंबली है इन 2 जगह पर। ठीक है, तो अगर यहां पर लेजिस्लेचर असेंबली है दिल्ली और पुडुचेरी में, तो यहां पर एमएलए भी होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली भी होंगे, विधानसभा के सदस्य भी होंगे। तो एक बात आपको क्या याद रखनी है कि संविधान की 70वीं अमेंडमेंट 1992 के तहत, 70वां संशोधन 1992 के तहत दिल्ली ते पुडुचेरी के एमएलए ਨੂੰ भी राष्ट्रपति के चुनाव ਦੇ ਵਿੱਚ वोट करने वास्ते ओके दी रिपोर्ट यानी कि अलाउ कर दिता गया। बात समझ में आई। यूटी में कौन कौन से 2, दिल्ली और पुडुचेरी, दोनों में लेजिस्लेचर असेंबली है तो एमएलए होंगे। 70वीं अमेंडमेंट 1992 के तहत दिल्ली ते पुडुचेरी के एमएलए ਨੂੰ भी राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया ਦੇ ਵਿੱਚ मत देने का, वोट देने का अधिकार दे दिता गया है। लेकिन फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी, जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 5 अगस्त 2019, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, लेकिन आजकल जम्मू एंड कश्मीर क्या है, यूटी। तो दिल्ली और पुडुचेरी के साथ अब जम्मू एंड कश्मीर भी ऐड हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर भी एक ऐसी यूटी बनी है यहां जहां पर एमएलए होंगे, यानी कि जहां पर भी विधानसभा होगी। तो 8 में से 3 ऐसी यूटी होती हैं जहां पर सीएम होगा,
या है? दिल्ली और पुडुचेरी में तो है, जम्मू एंड कश्मीर में जल्द उसके इलेक्शन होंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके है। तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, इन तीनों यूनियन टेरिटरी के जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य को 17वीं अमेंडमेंट के तहत अलाउ किया गया था। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब जम्मू एंड कश्मीर में जल्द इलेक्शन होंगे, हालात आपको पता ही है जी वहां पर क्या है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? अब आगे बढ़ते हैं। बस ये 3 सदस्य हैं, ये 3 हैं, सेंटर की तरफ से लोकसभा राज्यसभा, स्टेट की तरफ से विधानसभा के, और यूटी की तरफ से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर होगी बात? ये 3 बंदे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब आगे की जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये स्ट्रिक्टली या तो आईएएस में आती हैं या पीसीएस में आती हैं, बड़े लेवल के बढ़िया पेपरों में आती हैं, छोटे मोटे पेपरों में नहीं आती। जैसे अगर आपको पता हो, लोकसभा के अंदर 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य होते हैं। तो अगर मैं टोटल मिला दूं तो ये बन गए 790 मेंबर, 790 मेंबर। क्लियर? इन 790 में से 776 एमपी इलेक्टेड होते हैं, बाकी अपॉइंटेड होते हैं। तो यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 776 एमपी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यह पहली बात याद रखनी है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ओके है, ठीक है, पक्का ओके दी रिपोर्ट। ये चीज दिमाग में समझ आनी चाहिए, तभी याद होगा। प्लस दूसरे नंबर पर हमने एमएलए की बात करी, चाहे वो स्टेट के एमएलए हैं या फिर जो 3 यूटीज हैं उनके एमएलए हैं। अगर मैं सारी स्टेट प्लस यूटी के एमएलए ऐड कर दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर पंजाब में एमएलए की संख्या 117 होती है, ठीक है, सारे स्टेट्स के एमएलए ऐड कर दूं तो भाई टोटल जो है हमारे पास 4120 एमएलए बनते हैं, 4120 एमएलए बनते हैं। तो 776 एमपी हो गए प्लस 4120 चुने हुए एमएलए हो गए पूरे इंडिया में से। 4120 प्लस 776 ऐड किया तो ये बन गया 4896। तो मतलब टोटल इतने सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, और इसी को बोलते हैं टोटल इलेक्टोरल कॉलेज। ये है टोटल इलेक्टोरल कॉलेज देश के राष्ट्रपति का। क्लियर होगी बात? आ जाओ अब इसमें और थोड़ा सा डीप चलते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगभग 87 एमएलए हुआ करते थे। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एमएलए की संख्या 87 थी, लेकिन अब इसमें 3 और एमएलए बढ़ा दिए गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। तो अब जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 90 एमएलए होंगे, लेकिन अभी तक चुने नहीं गए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद इलेक्शन ही नहीं हुए, यानी कि अब यहां पर 90 एमएलए होंगे। तो अगर मैं पेपर में 2019 तक का डाटा लेता हूं तो 4896 एमएलए हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एट प्रेजेंट, इस वक्त जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं जून 2020 के अंदर, तो इसमें 3 एमएलए और ऐड हो गए, 3 सदस्य और ऐड हो गए, तो 4899 इलेक्टोरल कॉलेज होगा इस वक्त राष्ट्रपति का। ज्यादातर किताबों में 4896 मिलेंगे, पुरानी किताब है, उठाओ खिड़की से बाहर मारो, लेकिन एट प्रेजेंट है 4899। अगर जम्मू एंड कश्मीर के जो एक्स्ट्रा 3 जो भी नए आए हैं उनको ऐड कर दिया जाए, जम्मू एंड कश्मीर में नेक्स्ट एक्स्ट्रा 3 एमएलए दिए गए हैं, तो 4899 हो गए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है। अब राष्ट्रपति में एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, हर एक बंदे की, एमएलए की, एमपी की एक वोट का पावर होता है, यानी कि हर एक बंदे की वोट का एक नंबर होता है कि भाई पंजाब के एमएलए की वोट इतनी काउंट होगी, इतनी नहीं होगी, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेट की जो एमएलए होता है उसकी वोट की पावर कैसे निकाली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। स्टेट के एमएलए की वोट कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है और उस स्टेट में जितने नंबर ऑफ एमएलए हैं, नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो उस स्टेट के एक एमएलए की वोट की पावर आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ यहां पर एक चीज आईएएस में क्या पूछा गया है कि जो ये वाली टोटल पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन स्थिर हो सकती है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं और जब मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं तब तक पता नहीं पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई होगी। तो हमारे संविधान में ये फिक्स कर दिया गया है कि हम लोग पॉपुलेशन लेते हैं सेंसस 1971 की, ठीक है। लास्ट भारत में जनगणना 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी, 10 साल बाद होती है, लेकिन हमें पॉपुलेशन को फिक्स कर रखा है कि 1971 तक की पॉपुलेशन को ही काउंट करते हैं हर एक स्टेट में, ठीक है, एक एमएलए की पावर निकालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर एमपी के अंदर 1971 के अंदर जो जनसंख्या थी वो थी 3001117,180 और इसमें एट प्रेजेंट जो एमएलए हैं, एमएलए की संख्या एट प्रेजेंट लेते हैं, पॉपुलेशन की संख्या 1971 की लेते हैं। एमपी में लगभग 230 एमएलए हैं, प्लस यहां पर साथ में 1000 से डिवाइड भी करते हैं। एक स्टेट के एमएलए की वोट जब निकालनी होती है, टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमएलए उस स्टेट के इनटू 1000। तो यहां पर ये एमपी की वोट होगी, पॉपुलेशन होगी 1971 की, 230 एमपी में एट प्रेजेंट एमएलए हो गए, डिवाइड बाय 1000, ये सब सॉल्व करके लगभग 130 के बराबर आएगा। यानी कि एमपी के अंदर एक एमएलए की वोट की शक्ति 130 है और एमपी में टोटल कितने एमएलए हैं, 230, तो 230 गुना 130 कर देंगे तो एमपी में टोटल एमएलए की शक्ति आ जाएगी, टोटल एमएलए की वोट की शक्ति आ जाएगी। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? क्लियर। अब आते हैं, एमपी का मतलब यहां पर मध्य प्रदेश से है, यहां पर एमपी का मतलब मध्य प्रदेश राज्य से है कि मध्य प्रदेश राज्य में 1971 में जो जनसंख्या थी वो इतनी थी, 230 एमएलए हैं, डिवाइड बाय 1000 ऑल्सो, तो 130 के करीब आ गई। अब बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की एक वोट की पावर का, लोकसभा राज्य से एमपी, ठीक है। सबसे पहले जितने भी भारत के टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ होल कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए इन द कंट्री, हर एक स्टेट के अंदर जितने भी एमएलए हैं सारे एमएलए की पावर निकाल लेंगे, ऐसे ही कि पंजाब की टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमपी, नीचे ही डिवाइड बाय 1000, तो एक एमएलए की पावर आ गई पंजाब में, हर एक स्टेट के ऐसे निकालेंगे और टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए आ जाएगा यहां पर, और डिवाइड बाय कर देंगे टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, और वो मैंने आपको बताया था कि वो कितने होते हैं, 776, यानी कि 776 से डिवाइड कर देंगे। इस समय अगर मैं पूरे इंडिया के सारे एमएलए की पावर काउंट करूं तो वो बनती है 549474, उसे डिवाइड कर दिया 776 से, तो लगभग एक एमपी की वोट 708 आती है। एक एमपी की वोट लोकसभा राज्यसभा के अंदर कितनी आएगी, 708। ये है जी आईएएस का क्वेश्चन। क्लियर। एक एमपी की वोट कितनी आ गई, 708 इंटू टोटल एमपी कितने हैं इलेक्टेड, 776। 708 और 776 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया 549408। ये टोटल एमपी की पावर आ गई, ठीक है, और यहां पर ये 549 ये टोटल एमएलए की पावर है। क्लियर। इस तरीके से एमएलए और एमपी को हम लोग निकालते हैं। ये था पूरे प्रेसिडेंट का कच्चा चिट्ठा, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे कुछ बातें जो नेचुरली सिर्फ पढ़ाने वाली हैं। ये क्लियर है। हाँ, प्रेसिडेंट को देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं, ही इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सेकंड सिटीजन किसे कहते हैं, थर्ड सिटीजन किसे कहते हैं और फोर्थ सिटीजन किसे कहते हैं। पहले 4 सिटीजन बताओ। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो जो है हमारे पास देश का प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है उसे नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है, राज्यों का नॉमिनल हेड। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो यूनियन है वो
ग्रुप ऑफ स्टेट से मिलकर बनी है। यूनियन जो है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बनी है, और यूनियन सारी शक्तियां कहां से लेती है? प्रेसिडेंट से। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है इनका नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होगा, लेकिन एक्चुअल हेड, रियल हेड किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। बस ये याद रखना, ग्रुप ऑफ स्टेट्स का जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है हमारे देश का प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 डिस्कस हो गया, आर्टिकल 53 डिस्कस हो गया, 54 और 55 में इलेक्शन प्रोसीजर है। अब हम भाई लोगों डिस्कस करेंगे आर्टिकल 56। हाँ, ये रहा आर्टिकल 56, हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 56 के अंदर राष्ट्रपति महोदय की कुछ और शक्तियों के बारे में बताया है, जैसे कि उनका जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है। याद रखना, प्रेसिडेंट ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ वाइस प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है, राष्ट्रपति ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ उप राष्ट्रपति ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है, उप राष्ट्रपति ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ राष्ट्रपति ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है, वाइजा वर्सा। ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, वो तब तक अपनी पोस्ट पे बना रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाता, क्योंकि आर्टिकल 53 क्या कहता है? देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर वक्त देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे ही प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन देगा, यहां पर बताया गया है 4th के अंदर कि इफ द प्रेसिडेंट गेव हिज रेजिग्नेशन देन द मैटर शुड बी इन्फॉर्म्ड टू लोकसभा स्पीकर बाय द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया, इस बात की जानकारी वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा का जो मुखिया होता है, आगे पढ़ेंगे, लोकसभा का जो हेड होता है, जो सामने चेयर पे बैठा होता है, उसे बोलते हैं स्पीकर, स्पीकर को देगा, और स्पीकर सदन को बोल के बताएगा कि राष्ट्रपति महोदय जी ने क्या है, हम अपना इस्तीफा दे दिया है। क्लियर होगी बात? कुछ और बातें यहां पर आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। इंडिया में 3 तरीके की आर्म्ड फोर्स होती है। आर्म्ड फोर्स का मतलब होता है हथियारबंद सेना। नंबर 1 इंडियन आर्मी, जिसको थल सेना बोलते हो। नंबर 2 इंडियन नेवी, जिसे आप जल सेना बोलते हो। एक होता है इंडियन एयरफोर्स, जिसको आप वायुसेना बोलते हो। तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि तीनों सेनाओं को वॉर करने का जो ऑर्डर है वो देश का राष्ट्रपति देगा। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स? आर्म्ड का मतलब होता है हथियारबंद सेना। ठीक है, थल सेना इंडियन आर्मी, जल सेना इंडियन नेवी, वायु सेना इंडियन एयरफोर्स। तिन्ना का जो मुखिया होंगे है भाई, वो कौन होंगे? देश का राष्ट्रपति होंगे। यहां पर एक और कुछ एक्स्ट्रा बातें देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का आयरलैंड से लिया गया है। 54, 55 के अंदर बताया गया है इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रपोर्शन होता है, ये मैं समझाऊंगा। अच्छा, एक बात यहां पर और याद रखिए कि जब आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हो तो आपको 15,000 रुपए फीस देनी होती है। ठीक है, ए नॉमिनल फीस फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज ₹15,000। मतलब जेड़ा कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव वास्ते खड़ा होगा ਉਹਨੂੰ अपना सर्टिफिकेट भरते हुए, अपना नाम राष्ट्रपति चुनाव भरते हुए 15,000 रुपए की एक लगभग फीस देनी पैंती है। ठीक है यार, ये कुछ बातें हैं, ये तो आपको जो मैंने मॉड्यूल दे रखा है ना उसके अंदर अच्छे से देख लेना, इसमें और कुछ ज्यादा तोड़फोड़ है नहीं। ठीक है, यहां पर आ जाओ, ये जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, उनके चुनाव में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, पंगा पड़ जाता है, ठीक है, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उसे सिर्फ और सिर्फ देश का सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। उसके बाद आता है शब्द। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया बताई गई है, जिसको आप इंग्लिश में ओथ कहते हैं। राष्ट्रपति ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌ है ना वो CJI ਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ਹੁੰਦਾ है भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का सब तो बड़ा जज। जे देखिए, जो सबसे बड़ा जज होता है उसको बोल देते हैं CJI। इसके नीचे भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको बोलते हैं अदर जजेस।
अगर सीजेआई एब्सेंट हो तो जो अदर जजेस होते हैं, वो अदर जजेस में जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाएगा। ठीक है। प्रेसिडेंट टुक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गैर हाजिरी में बाकी जो अदर जजेस होते हैं उसमें जो सीनियर मोस्ट जज है वो आपको राष्ट्रपति को जो है क्या बोलते हैं शपथ ग्रहण करवाएगा। ठीक है जी। आगे कुछ और देख लेते हैं। 5 साल का टर्म होता है। आर्टिकल 57 डिस्कस कर चुके हैं कि एक बंदा जो है जितने मर्जी बार राष्ट्रपति बने। ठीक है। ये अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा। राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख होती है। रिटायरमेंट के बाद उसे 50% जो है पेंशन मिलती है। मतलब 2.5 लाख रुपए महीना तो इन्हें पेंशन मिलोगी। सोच के देखो 2.5 लाख रुपए महीना थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। क्लियर। और अब हम एक चीज और देखने वाले हैं, क्वालिफिकेशन टू बिकम द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। मेनली देश का राष्ट्रपति बनने के लिए 4 क्वालिफिकेशन है। नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। मान के चलो कोई बंदा बाहर से भी है, अगर वो 7 साल तक इंडिया में रहता है और अपने आप को रजिस्टर्ड कर देता है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगा। मैंने सिटीजनशिप वाली वीडियो में समझाया था। दूसरा, उसकी एज मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, मतलब वो 35 साल कंप्लीट कर चुका हो उससे, ठीक है, तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होगा। तीसरा है वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोक का कर, या जिसे टेम्परेरी हाउस, कच्चा कर, टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, ये पढ़ेंगे आगे। वो लोकसभा के सदस्यता की योग्यता रखता हो, लोकसभा का मेंबर बनने की जो योग्यताएं होती हैं वो उसके पास होनी चाहिए। फोर्थ और सबसे कंट्रोवर्शियल होता है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ दे पद ते नहीं होना चाहिए। ऑफिस और प्रॉफिट का मतलब की है, मान लो कोई बंदा देश का राष्ट्रपति बनन जा रहा है या बन चुके हैं तो उन्होंने बाकी सारी पोस्टां तो रिजाइन देना पऊगा जिथों उन्होंने किसी भी तरीके का लाभ आता है या सैलरी आती है। मान लो तुसी किसी प्राइवेट कंपनी दे विच हिस्सेदारी है, तुसी उत्थे एमडी हो, उस तो बाद तुसी राष्ट्रपति बन गए तो तुहानू इस पोस्ट तो लाभ आ रहा है ना, तुहानू इस समय जिनी देर तक तुसी राष्ट्रपति बनोगे तुहानू उस पोस्ट तो इस्तीफा देना होगा। मान के चलो आप किसी सरकारी स्कूल में क्लर्क हो, बाद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए और चुनाव जीत गए तो क्लर्क की पोस्ट से भी क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। उसे बोलते हैं द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर होगी बात? चलिए, मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।